नमस्कार। चलिए एक सफर पर चलते हैं, ये समझने के लिए कि कैसे बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला कच्चा माल उन चीजों में बदल जाता है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। ये सफर है कच्चे माल से लेकर हमारे हाथों में मौजूद तैयार सामान तक का। कभी सोचा है कि ये जो टी शर्ट पहनी है या चाय में जो चीनी है और हाँ, ये जो फोन हाथ में है, आखिर ये सब आता कहाँ से है? सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब वो हमें सीधा इंडस्ट्री की दुनिया में ले जाता है। तो जवाब है उद्योगों से। जी हाँ, ये सारी चीजें किसी न किसी इंडस्ट्री में ही तो बनती हैं। यही वो जगह है जहाँ कच्चे माल को हमारे काम की चीजों में बदला जाता है। तो फिर इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए क्यों ना बिल्कुल बेसिक से शुरू करें। सवाल ये है कि आखिर ये उद्योग या इंडस्ट्री होती क्या है? देखिए, असल में उद्योग का मतलब है कोई भी आर्थिक गतिविधि। और इसका मतलब सिर्फ चीजें बनाना ही नहीं है। चाहे जमीन से खनिज निकालना हो या फिर सर्विसेज देना, जैसे सॉफ्टवेयर बनाना, ये सब कुछ इंडस्ट्री का ही हिस्सा है। अब कोई भी इंडस्ट्री हो, वो कुछ बहुत जरूरी पिलर्स यानी स्तंभों पर टिकी होती है। सोच कर देखिए, सबसे पहले तो कच्चा माल चाहिए, फिर उसे प्रोसेस करने के लिए बिजली यानी ऊर्जा, फिर लोग चाहिए यानी कि श्रम, बने हुए सामान को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, और आखिर में सबसे जरूरी उसे बेचने के लिए एक मार्केट। इनमें से अगर एक भी चीज गायब हो जाए तो कोई भी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इंडस्ट्री क्या होती है। अब जरा ये देखते हैं कि इन्हें अलग अलग कैटेगरी में कैसे बांटा जाता है। तो देखिए, इंडस्ट्रीज को बांटने का जो सबसे कॉमन तरीका है ना, वो है उनका साइज और स्केल देखना। मतलब सीधी सी बात है, कितनी पूंजी लगी है और कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर हम इंडस्ट्रीज को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। भारी उद्योग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि लोहा इस्पात का उद्योग, इनमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें और भारी कच्चा माल लगता है। और दूसरी तरफ है हल्के उद्योग, जैसे कपड़ा बनाना। इनमें कम पैसा और हल्की मशीनरी से भी काम चल जाता है। इसी स्केल पे अगर हम और नीचे जाएं तो आते हैं कुटीर और लघु उद्योग। अब कुटीर उद्योग तो इतने छोटे होते हैं कि वो घरों से ही चलते हैं, जैसे हाथ से टोकरी बनाना या अचार पापड़ बनाना। और लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनसे बस थोड़ी बड़ी होती है, जहाँ कुछ छोटी मोटी मशीनों का इस्तेमाल होता है। तो चलिए, अब जरा भारत का इंडस्ट्रियल मैप देखते हैं, पता करते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। अगर हम भारत के बड़े इंडस्ट्रियल हब्स की बात करें, तो देखिए, जमशेदपुर को तो स्टील का गढ़ माना जाता है। वहीं मुंबई, जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, वो कपड़ा उद्योग का सेंटर है। और बेंगलोर का तो क्या ही कहना, वो तो पूरी दुनिया में आईटी हब के नाम से मशहूर है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये इंडस्ट्रीज अक्सर वहीं लगती हैं जहां कच्चा माल आसानी से मिलता है, जैसे जूट के लिए पश्चिम बंगाल और ऊन के लिए लुधियाना। भारत की इंडस्ट्रियल इतिहास में एक साल बहुत अहम है, 1907। यही वो साल था जब जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की नींव रखी गई थी। और इसी ने, कह सकते हैं, भारत में मॉडर्न स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत की। अच्छा, एक सवाल, अगर आज की तारीख में देखें तो भारत का सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट कौन सा है? कोई गेस? वो है गुजरात। जी हाँ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में गुजरात आज नंबर 1 पर है। लेकिन देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? तो इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के भी अपने फायदे हैं, तो कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए अब जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो बिल्कुल साफ है, रोजगार। लाखों लोगों को नौकरियां मिलती हैं, देश की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलता है। लेकिन इसका एक दूसरा थोड़ा स्याह पहलू भी है, और वो है प्रदूषण। खासकर इंडस्ट्रियल इलाकों में एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी, बहुत गंभीर समस्या है। इतना ही नहीं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी, जंगल, उन पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और आखिर में एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी इंडस्ट्री का जो मेन मकसद होता है वो है प्रॉफिट कमाना। यही वो ड्राइविंग फोर्स है जो इस पूरे सिस्टम को चलाती है। लेकिन कभी-कभी इसी मुनाफे की दौड़ में पर्यावरण जैसे जरूरी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इन इंडस्ट्रीज को इतनी रफ्तार दी है, क्या वही टेक्नोलॉजी इनकी वजह से पैदा हुई समस्याओं, जैसे कि प्रदूषण और रिसोर्सेज की कमी का कोई हल निकाल सकती है? सोचने वाली बात है ना?